Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 2 यानी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अब लीनियर कोरिलेशन। अब बच्चों चैप्टर जो है उसमें सबसे पहले तो 11th का एक जो पार्ट है उसका इस्तेमाल करना है। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक जो आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड में हम देख चुके हैं, उसी से कनेक्टेड पूरा ये चैप्टर रहने वाला है। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग तो पता ही होगा आप सभी को, कैरेक्टरिस्टिक विच चेंजेस फ्रॉम यूनिट टू यूनिट फॉर अ पॉपुलेशन और अ सैंपल, देन उसे कहा जाता है वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, जो बदलता रहता है। ठीक है, जिसे हमने दो पार्ट में बांटा था स्टैंडर्ड नंबर 11 में। फर्स्ट वाज न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूमेरिकल वेरिएबल कहा जाता है, और दूसरा जो होता है क्वालिटेटिव, यानी वेरिएबल के दो हिस्से हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉपी में बच्चों हमने इन तीनों का मीनिंग आपको दिया हुआ है। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों बात हो रही है ये न्यूमेरिकल वेरिएबल की, जिसे हम आगे चैप्टर में ओनली वेरिएबल ही बोलेंगे, क्योंकि हम जो भी देखने वाले हैं वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट आने वाला है चैप्टर के अंदर। तो कोरिलेशन जो है लीनियर कोरिलेशन, उसके अंदर बच्चों मेन पार्ट क्या है, तो यहाँ पे हमें कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप है उसे ऑब्जर्व करना है। यानी अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस अगर आपके पास है, प्राइस एंड डिमांड, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में, वैसे तो ये इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड भी है, आपको पता भी होगा, जनरली इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बच्चों बढ़ाई जाए तो उसकी डिमांड जो है वो नेचुरली कम होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड एकदम से जीरो नहीं होती, बट मार्जिनली थोड़ी सी कॉस्ट की वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड कम होती है। या अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है बच्चों और अगर उसकी प्राइस घटाई जाए प्रोपोर्शनेट कुछ, तो उसकी डिमांड, खास यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हो तो, बाकी मार्केट में अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट्स मिलती है, बट स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट है, अगर वो प्राइस कम कर रहे हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो है इनवर्स रिलेशनशिप आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वैसे ही दूसरे टाइप की रिलेशनशिप ऑब्जर्व करनी है। ये एरो अभी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एरो हमें एक्सप्लेन करेंगे, ये इंडिकेट करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, वैसा ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन, नेचुरली ऑफ अ पर्सन नहीं लिखेंगे तो समझ में आएगा। जनरली हमारी इनकम ज्यादा होगी बच्चों, तो हम खर्च भी उसी हिसाब से, एक्सपेंस भी उसी हिसाब से करते हैं। यानी जिसकी ज्यादा इनकम होती है, दूसरा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादातर बढ़ेगी। यानी इनकम ज्यादा तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा। मगर अगर आपकी इनकम कम है तो एट द सेम टाइम पे हम करेंगे क्या, खर्चा भी कम करने का ट्राई जरूर करेंगे। नेचुरल बात है ये हमारे लिए। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे आप देख रहे हो एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैं खाली आपके लिए लिख रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत हेल्प करने वाला है हमें, ये दो वर्ड्स जो है मैं अभी जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मीनिंग जब समझना है हमें, टाइटल ऑफ द चैप्टर समझना है, उसके लिए ये जो है वो मेजर पार्ट रहेगा। मगर डिमांड क्या अपने आप ही चेंज होती है? नहीं, प्राइस अगर आप बढ़ाते हो तो डिमांड नेचुरली कम होगी, प्राइस अगर आप घटाते हो तो डिमांड नेचुरली क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे एक वेरिएबल पे आप कुछ कॉज करते हो, कुछ उसके ऊपर काम किया जाता है, तो उसकी इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखी जाती है। आपकी इनकम ज्यादा होती है, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, सपोज कोई आप कंपनी में काम कर रहे हो तो इनकम बढ़ रही है, तो आप खर्चा उसी हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक है, हर जगह पे डायरेक्ट आपको कॉज इफेक्ट देखा नहीं जाता। कॉज इफेक्ट यानी प्राइस मैंने बढ़ाई, प्राइस बढ़ाने का मैंने काम किया, तो उसकी इफेक्ट किसके ऊपर आएगी, डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये दूसरा, ये जो वर्ड वाला पार्ट है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे इस मीनिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर आपको एंड नहीं लिखना है तो आप सिंपली डैश कर सकते हो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मगर पहले में तो हमें दिख रहा है क्लियरली, प्राइस मैंने बढ़ाई तो डिमांड घटी। इनकम में हम खुद इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं होता, वो इनकम जो है वो जो भी कंपनी का बॉस है उसके हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट दो तरह से हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट कॉज इफेक्ट देख सकते हैं जैसे कि प्राइस एंड डिमांड में है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली नहीं होता। ज्यादा इनकम हुई तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, मगर वो किसी थर्ड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल एक और ले लें कि बारिश की सीजन होती है, तब नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसके अंदर रेनकोट्स ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा बारिश हो तो, एंड उसके साथ साथ अम्ब्रेलाज भी ज़्यादा बिकती है अगर बारिश ज़्यादा हो तो। यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ रेनकोट एंड ऑफ अम्ब्रेला, वो दोनों ज़्यादा ही होंगे एक साथ अगर बारिश ज़्यादा है तो, यानी दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, यानी सेल्स ऑफ रेनकोट ज़्यादा, सेल्स ऑफ अम्ब्रेला भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। या ऐसे ही हम विंटर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ जैकेट, सेल्स ऑफ स्वेटर्स, तो वो होता है बिकॉज ऑफ द विंटर। अगर ठंडी ज्यादा है तो दोनों बढ़ेंगे, ठंडी कम है तो दोनों घटेंगे। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बच्चों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है कॉज इफेक्ट, या इनडायरेक्ट हो सकता है। इन सभी को अगर मर्ज करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को मर्ज करने वाला हूँ। ये दोनों के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? चेंजेस या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पहले वेरिएबल की वैल्यू बढ़े दूसरा कम हो, पहले वेरिएबल की वैल्यू कम दूसरा बढ़े, या फिर दोनों की वैल्यू साथ में बढ़े या तो दोनों की साथ में घटे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। चेंजेस जो है पहले वेरिएबल में अगर आप करते हो तो दूसरे में इफेक्ट देखी जाती है, ठीक है, ज्यादातर तुरंत ही देखी जाती है। तो इसके लिए हम एक वर्ड ऐड करेंगे, इट इज नथिंग बट साइमल्टेनियस, यानी जो मीनिंग लिखने वाले हैं हम कोरिलेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। मटेरियल कॉपी में बच्चों सब कुछ प्रिंट करके दिया है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, जिसमें ये दो चीजें जो मैंने अभी अभी आपको समझाई वो ऑब्जर्व करना है खास। तो सबसे पहले हम ये कहने वाले चेंजेस कैसे हो सकते हैं, तो चेंजेस आर साइमल्टेनियस, ठीक है। तो मीनिंग अगर कहते हैं तो व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, मटेरियल में प्रिंटेड सब कुछ बच्चों आपको दिया जाएगा। दो हिस्सों में मीनिंग याद रखना है, आर सिंपली साइमल्टेनियस। तो दो वेरिएबल्स में जो चेंजेस है वो कैसे है, साइमल्टेनियस, यानी या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में या तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो साइमल्टेनियस के दो हिस्से करेंगे। फ्यूचर में हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखेंगे, सभी डेफिनेशन सभी मीनिंग में बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ये मीनिंग हमें बहुत सारी थियरी में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस का मीनिंग होगा सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मेन ये भी हमें कहना है, ठीक है, कि चेंजेस एक साथ होने चाहिए एंड देयर इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने जैसे कहा आप कॉज एंड इफेक्ट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, then there is correlation between two variables, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर बच्चों हम कहते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे दो एग्जाम्पल तो हम लिख चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हमारे पास। तो जैसे कि हम पहला यहाँ पे लिख चुके हैं वही मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑफ अ प्रोडक्ट समझना है, सिंपली हम लिखेंगे प्राइस एंड डिमांड। दूसरा जो है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है हमने, ठीक है। फ्यूचर में हम टाइप्स देखेंगे तब यही हेल्प करेगा। उसके अलावा बच्चों अगर हमें कहना है तो हाइट एंड वेट, जनरली जिस पर्सन की हाइट ज्यादा होती है उसका वेट भी प्रोपोर्शनेट ज्यादा होता है। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनकम ज्यादा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा। सेविंग के बारे में कहते हैं तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो चार एग्जांपल सफिशिएंट है फिलहाल यहाँ पे। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं अल्टीट्यूड एंड एयर प्रेशर, ठीक है। अल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है जैसे जैसे हम हायर प्लेस पे जाते हैं माउंटेन्स में, तो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, हवा जो है पतली हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, जितने ऊपर जाओगे एयर प्रेशर जो है उतना कम होगा, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी हम कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है।
जितना टाइम ज़्यादा जाएगा आप उतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो वो हम ले सकते हैं, साइंस से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स रहते हैं। और इसके बाद अगर हम कहें तो टाइटल में बच्चों कोरिलेशन नहीं है, टाइटल में लिखा है लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन का मीनिंग जो है उसी में खाली हमें याद रखना है, वो लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, वो खाली आप याद रख लोगे। तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो दो कोरिलेटेड वेरिएबल्स है बच्चों, उसमें अगर जो प्रपोर्शन है, चेंजेस जो है वो नियरली कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंजेस होते हो, तब उसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चों हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर कोरिलेशन का। प्रपोर्शन जो है उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, नियरली कांस्टेंट, ठीक है। तो रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, तो रेडियस को हम r कहते हैं और सरकमफ्रेंस को 2πr कहते हैं। बच्चों अगर टेबल में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। यहाँ पे r एंड 2πr की अगर हम बात करें तो रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, अगर r 2 है तो आपका सरकमफ्रेंस होगा 4πr, ठीक है, 4π। अगर r की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 8π, r की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 12π। यानी इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंजेस देख सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। x में मैंने 2 का 4 किया, 4 का 6 किया, 2 यूनिट ऐड किए, तो जो सरकमफ्रेंस है उसके अंदर एग्जैक्टली डबल हो रहा है। वैल्यू जो है 4 का 8 हुई, 8 से फिर उसी तरह से 12 हुई, सो 6 का 12, 4 का 8, 2 का 4, यानी नियरली कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर आप देख सकते हो, तब वो दो वेरिएबल्स के बीच में हम कह सकते हैं लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये हुई बात हमारे लीनियर कोरिलेशन की। बच्चों टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, उसमें आपके लिए इजी पार्ट हो जाएगा। हम यहीं पे चेंजेस कर देंगे कि व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर साइमल्टेनियस की जगह पे हम लिख देते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। ये नीचे वाला पार्ट नहीं लिखते, हम कहेंगे कैसे कि व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड, यहाँ पे वर्ड ऐड करना है, टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड अगर यहाँ पे हम कह देते हैं टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन हम उसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप्स है, जिसमें मैं खाली एक के बारे में यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। 4 एग्जाम्पल में 2 मैंने एग्जाम्पल जो दिए वो हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन के होंगे, बाकी के 2 नेगेटिव कोरिलेशन के होंगे। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देयर आर 2 टाइप्स। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन अच्छे से याद रखते हो तो आपको टाइप्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होता याद रखने में। तो पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव का मीनिंग होता है प्लस, प्लस का मीनिंग बढ़ना, चेंजेस जो है सेम डायरेक्शन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम उसे इफ द चेंजेस, तो मीनिंग का फॉर्मेटिंग ही ऐसा अरेंज किया हुआ है ताकि आपको कोरिलेशन के ऊपर से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मीनिंग याद रह जाए। इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स आर इन द सेम आर, अब यहाँ पे वेरिएबल्स में हमने जैसे कहा कि हमें ऐड करना है टू कोरिलेटेड, ठीक है, खास याद रखना है। आगे वाले में हम लिखते थे ओनली टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम की जगह अगर आप ऑपोजिट कर दोगे, ऑपोजिट तो नेगेटिव हो जाएगा, देन देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो एक लिखवा दिया है तो समझ में आ जाएगा इजीली। आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, मिनिमम एक एग्जाम्पल। अभी हमने पहला तो बोला था प्राइस एंड डिमांड, वो नेचुरली नेगेटिव वाला है, हमें पॉजिटिव की बात करनी है, तो हाइट एंड वेट लिख सकते हो आप। आगे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, उसमें से 2 पॉजिटिव वाले हैं, 2 नेगेटिव वाले हैं। दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा। आप इनकम एंड सेविंग्स भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। उसी तरह से यहाँ पे कोरिलेटेड वेरिएबल्स में ऑपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। और उसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो प्राइस एंड डिमांड, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक एग्जांपल आप एग्जाम में लिखोगे, अगर पूछते हैं आपको सेक्शन बी में, तो मीनिंग के साथ खास एग्जांपल तो मेंशन कर देना है। कभी कभी सीधा एग्जांपल भी पूछते हैं कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, तो भी आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बच्चों मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वैसे ये काम जो है मेथड का, पहली मेथड हम स्टार्ट करेंगे स्कैटर डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पहली मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम मेथड। दूसरी मेथड है, उसका नाम है हमारे कार्ल पियर्सन जी, जिनका नाम हमने पहले भी सुना हुआ है 11th में भी, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। नाम थोड़ा सा लंबा है, जब समझाएंगे चैप्टर में तब मैं ये पूरा हिस्सा भी समझाऊंगा कि क्यों नाम ऐसा दिया गया है। एंड थर्ड है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, पूरा नाम है, मेथड का नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो टोटल 3 मेथड्स हमें बच्चों पढ़नी है, जिसमें पहली मेथड है वो ग्राफ से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन ग्राफ पेपर है, खाली ग्राफ का प्लॉटिंग करना है। सम उसके बहुत कम पूछे जाते हैं, मगर फिर भी हम 3 सम ऑब्जर्व करेंगे इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में थोड़ा हैवी पार्ट है, थियरी का पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। ये जो भी मैंने करवाया है वो आप रेडी कर लो, मटेरियल कॉपी में आपको हमने दिया भी है ये पूरा हिस्सा, तो उसमें से तैयार करो। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में स्कैटर डायग्राम मेथड और उससे रिलेटेड जो भी उसके 3 एग्जाम्पल है, वैसे एक्सरसाइज में 3 सम है, 2 मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा और एक आध इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, और स्कैटर डायग्राम मेथड को पूरा थियरी और एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.